नमस्कार दोस्तों, मैं लखन पटेल, आज़ाद P3 निर्देशक। आज जैसे कि लॉकडाउन का समय है और ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थी दुविधा में है कि तैयारी किस प्रकार करें, कैसे करें, तो इसी विचार से हम अपनी ऑनलाइन क्लास प्रारंभ कर रहे हैं और इससे घर बैठे अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं जो MPPSC, UPSC और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए काम आ सकता है। तो सबसे पहले मैं इतिहास की कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालूंगा। इसके अलावा अगर आप MPPSC अदर एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी, उनके पढ़ने का तरीका जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल क्लास हम आयोजित कर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं इतिहास का एक टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और वो आधुनिक भारत का इतिहास का एक टॉपिक है जो 1857 की क्रांति के नाम से या प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नाम से भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो चलिए हम उसे प्रारंभ करते हैं जो आधुनिक भारत का टॉपिक है। तो आधुनिक भारत में हम चलते हैं और आधुनिक भारत में हम देखेंगे इस समय 1857 की क्रांति या विद्रोह। तो कोई भी एकदम से कोई भी अगर हम देखें, ऐसा नहीं होता है कि कोई क्रांति या कोई विद्रोह जन्म ले लेता है, उसके पीछे कुछ रीजन्स होते हैं जो पहले से चले आ रहे होते हैं। और उन रीजन्स में अगर हम देखें तो हमने देखा किस प्रकार मराठों का पतन किया गया, किस प्रकार अगर हम देखें तो अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर बिठूर निर्वासित कर दिया गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मैसूर में टीपू सुल्तान और अगर देखा जाए तो उनकी रियासतों को समाप्त किया गया। तो तीसरी तरफ अगर हमने बात की तो वो सहायक संधि के माध्यम से अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को सीमित और संसाधन विहीन बनाने का प्रयास किया। सहायक संधि वेलेजरी द्वारा संचालित की गई। सहायक संधि में जब दो भारतीय राजाओं का आपस में विवाद होता था तो एक राजा निश्चित तौर पर अंग्रेजों की सहायता लेता था और अंग्रेज उसकी सहायता के लिए अपनी सेना उसके यहाँ रखते थे जो कि उसी राजा के खर्च पर रखी जाती थी। और इस तरह सहायक संधि की शुरुआत हमने सबसे पहले हैदराबाद से देखी, फिर मैसूर से देखी और फिर हमने तंजौर से देखी थी। छोटा सा एक शॉर्टकट है HMT, हैदराबाद मैसूर तंजौर। सबसे पहले हैदराबाद के साथ की गई, फिर मैसूर के साथ की गई, फिर तंजौर के साथ की गई। ये सभी कारण कहीं ना कहीं बड़े विस्फोट का जन्म करने वाले थे और वही विस्फोट जो है वो इतिहास में 1857 की क्रांति के नाम से या विद्रोह के नाम से जाना गया। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके स्वरूप पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर इसका रूप कैसा रहा, आखिर इसका स्वरूप कैसा रहा। किसी भी वस्तु को जब हम एक बार निहारते हैं, देखते हैं, तब हमें अनुमान लगाते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसका स्वरूप कैसा है, इसका रूप कैसा है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्रांति विद्रोह क्या है या क्या नहीं है, इस पर हम विचार करते हैं और इसके स्वरूप पर हम चर्चा करते हैं। तो 1857 की क्रांति का स्वरूप, जो कि इतिहास में विभिन्न विचारक जो हैं वो अपने अपने पहलू, अपने अपने दृष्टिकोण स्पष्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सीले और लॉरेंस को लूंगा। सीले और लॉरेंस जो हैं ये दोनों ये कहते हैं कि यह एक सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह था अर्थात ये था कि ये सैनिकों के द्वारा की गई एक कार्यवाही थी। लेकिन अगर हम देखें तो क्या सैनिक विद्रोह था या नहीं था, तो इस एस्पेक्ट को, इस दृष्टिकोण को समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत करूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सैनिक विद्रोह इनके द्वारा बताए जाने के पीछे इनकी सोच शायद रही हो, क्योंकि मेरठ की छावनी से ये शुरू होती है जिसमें सैनिकों का ही योगदान रहता है। और अगर देखा जाए उससे पहले बैरकपुर में भी ये घटना घटती है। लेकिन क्या ये संपूर्ण विद्रोह सैनिकों पर बेस्ड था, क्या सैनिकों पर आधारित था? नहीं। तो इस तरह मैं इस मत का खंडन करता हूं और अपने अगले मत तक पहुंचता हूं जो इतिहासकारों द्वारा दिया गया है। अगला मत जो है वो रीज महोदय का है। रीज महोदय का ये कहना है कि ये ईसाइयों के खिलाफ किया गया एक विद्रोह था। ईसाई एक विशेष धर्म के विरुद्ध किया गया एक विद्रोह था और ये धर्म के विरुद्ध किया गया एक जो विद्रोह था, इस विद्रोह की अगर हम बात करें इसमें इनका ये बताना हो गया क्योंकि हिंदू वर्ग बहुसंख्यक रूप में, मुस्लिम वर्ग बहुसंख्यक रूप में इसमें शामिल था और उस समय जो अंग्रेज थे वो ईसाई धर्म से संबंधित होने के कारण इनका मत ये कहता है ये ईसाइयों के खिलाफ किया गया एक विद्रोह था। लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं देशी रियासतों और जमींदारों और देखा जाए कृषकों के साथ की जा रही जातियां, उनके साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार का एक स्वरूप था जो किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष से संबंधित नहीं माना गया। चलिए
अब और आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे सामने जो है वो है डिजरैली और मजूमदार। डिजरैली ब्रिटिश संसद में भी इस बात को रखते हैं कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, इसका एक राष्ट्रीय स्वरूप था। ये पहली बार था कि भारतीय मुद्दे को इतने व्यापक पैमाने पर ब्रिटिश संसद पर रखा जा रहा था और ये बताया जा रहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह, क्योंकि इसमें कृषक वर्ग का होना, इसमें अगर देखा जाए श्रमिक वर्ग का होना, या फिर इसमें अगर देखा जाए तो देशी रियासतों का होना, सैनिकों का होना, यहाँ तक कि कुछ जनसामान्य वर्ग का भी शामिल होना, इस दृष्टिकोण को तो दर्शाता है कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इसमें राष्ट्र के सभी स्वरूपों का, सभी वर्गों का समावेश था। तो इस मत से हम कुछ सहमति दर्ज कर सकते हैं, इस मत पर हम अपनी सहमति स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी एक मत है जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। वो है वी.डी. सावरकर का। वी.डी. सावरकर मतलब विनायक दामोदर सावरकर। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 नामक पुस्तक को लिखा है, जो मैं कहूंगा आपसे कि आप जरूर एक बार इसको पढ़िएगा। इतिहास के अनेक पहलू आपसे स्पष्ट होंगे, जिसमें ये बताया गया कि विनायक दामोदर सावरकर ने कहा कि ये प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। इसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी गई क्योंकि इतने व्यापक पैमाने पर इतने सारे भारतीय वर्गों का एक ही कार्य के लिए संगठन निश्चित तौर पर इस बात का भी प्रतीक स्वरूप था कि अब भारतीयों में एक लालसा तो है जो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि इसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा जाना भी इतिहास की भूल नहीं है, इतिहासकारों की भूल नहीं है, वरन ये परिस्थितियों के अनुसार दी गई अपनी एक परिभाषा, एक दृष्टिकोण है। क्योंकि राष्ट्रीय होना और इतने बड़े पैमाने पर होना कहीं ना कहीं इसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम और एक राष्ट्रीय विद्रोह की ओर ले जाता है। चलिए इन स्वरूपों के साथ साथ अब हम अगले पहलू पर बढ़ते हैं, और वो ये है कि आखिर कारण क्या थे जिस कारण इस विप्लव का, इस विद्रोह का, इस क्रांति का जन्म हुआ। तो अब मैं उन कारणों की ओर जाने वाला हूं। इनको ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं में इन कारणों से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, प्रश्न निकल कर आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं कारण पर चलता हूं। तो कारण किसी व्यवस्था का एक नहीं होता और ना ही एक समय में होता है, वरन वो सतत रूप से चली जा रही एक प्रक्रिया होती है जो अचानक विस्फोट से स्पष्ट हो जाती है, जो क्रांति का रूप ले लेती है, विद्रोह का रूप ले लेती है। तो वो किसी न किसी कारणों के कारण ही होती है। ऐसी ही 1857 की क्रांति है। तो कारणों में सबसे पहले मैं राजनीतिक पहलू पर प्रकाश डालूंगा। राजनीतिक, या मैं कहूं कि राजनीतिक कारण पर मैं जाना चाह रहा हूं। पॉलिटिकल इश्यूज की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल रीजंस की बात कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं सबसे पहले हम पाते हैं हड़प नीति। हड़प नीति अगर हम देखें तो ये डलहौजी नामक जो लॉर्ड था, जो गवर्नर जनरल था, उसकी एक पॉलिसी, उसकी एक नीति थी जिसे हड़प नीति कहा गया। हड़प नीति के अंतर्गत लैप्स करना था, और ये लैप्स जो था ये देशी रियासतों के साथ किया जा रहा था। क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया सहायक संधि और अनेक पहलुओं से पहले ही ब्रिटिश जो थे वो भारत में देशी रियासतों का शोषण कर चुके थे। अब उन्हें अंतिम प्रहार करना था, और वो अंतिम प्रहार डलहौजी की हड़प नीति थी, जो दो स्वरूपों में स्पष्ट होती है। पहला स्वरूप है गोद निषेध नीति। गोद निषेध नीति, इस स्वरूप के अंतर्गत अगर हम देखें तो जिस राजा के यहाँ पर संतान नहीं थी और जो अंग्रेजों के प्रभाव में था या अंग्रेजों के अर्धाधीनस्थ स्वरूप में था, उन्हें गोद लेने की अनुमति अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी कंपनी, अभी सरकार की बात ना करूं लेकिन कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अनुमति देने के पक्ष में नहीं थी। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो अनेक देशी रियासतें जैसे कि सतारा, जैसे कि जैतपुर, जैसे कि संभलपुर, जैसे कि बघाट, जैसे कि उदयपुर, जैसे कि झांसी, जैसे कि नागपुर,
ऐसी रियासतों को इस नीति के माध्यम से शिकार बनाया गया और इन्हें लैप्स किया गया, इन्हें हड़पा गया। सबसे पहले हड़पी गई रियासत सतारा थी। सतारा के शासक अप्पा साहब थे जो इस समय थे। चलिए, अब अगर ये अंतिम प्रहार किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर इसकी प्रतिक्रिया तो प्राप्त होनी थी, करारा जवाब तो प्राप्त होना था। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरी नीति में कुशासन की नीति थी। कुशासन की नीति में के अंतर्गत 1856 में अवध को लैप्स किया गया, हड़पा गया। इस समय यहां का नवाब वाजिद अली शाह था। क्योंकि ये कुशासन की नीति ऐसी नीति है जिसके अंतर्गत ये था कि यहाँ का शासन प्रबंध उचित नहीं माना गया, यहाँ की शासन व्यवस्था उचित नहीं मानी गई, ऐसा कहा गया अंग्रेजी कंपनी द्वारा। जबकि ऐसी कोई यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और इसके माध्यम से इस राज्य को, इस अवध क्षेत्र को लैप्स कर लिया गया। इसके कारण कहते हैं लगभग यहाँ के 70,000 सैनिक 70,000 सोल्जर जो थे वो बेरोजगार हो गए। और इस तरह से ये हड़प नीति जिसके अंतर्गत सतारा, जयपुर, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर को गोद निषेध नीति के अंतर्गत लैप्स या हड़पा गया, तो वहीं कुशासन के आधार पर अवध को हड़पा गया। ये दोनों ही पहलू इंपॉर्टेंट हैं कि पहला कुशासन के आधार पर हड़पा गया राज्य कौन था, तो अवध था। और अगर देखा जाए तो गोद निषेध नीति के अंतर्गत हड़पा गया राज्य कौन सा था, सतारा था। इसके अलावा ये जो व्यक्ति है वाजिद अली शाह, ये अख्तर पिया के नाम से कविताओं की रचना करता था या शायरी किया करता था, जो कि कौन बनेगा करोड़पति के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं प्रतियोगियों के साथ साथ ज्ञान की बात भी यहाँ पर कर रहा हूँ और आपको ज्ञान को बढ़ाने के लिए, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं ये दृष्टिकोण या मैं ये पहलू स्पष्ट कर रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर राजनीतिक कारण का हमने पहला पहलू स्पष्ट देखा और वो था हड़प नीति। लेकिन केवल यही इसके लिए जिम्मेदार नहीं था, बल्कि अगर देखा जाए तो राजनीतिक कारणों में और भी कुछ ऐसे कारण बने, जैसे कि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो था ये अंतिम मुगल सम्राट था, इसे लाल किले से बाहर निर्वासित कर दिया गया, कुतुब मीनार के पास रहने के लिए विवश किया गया। तो साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसके आने वाले उत्तराधिकारियों को भी ये कहा गया कि आप अब सम्राट की उपाधि से सुशोभित नहीं होंगे। तो क्या लाल किला अंग्रेजों की बनाई गई जागीर या बकौती था? नहीं, वरन ये शाहजहां द्वारा की गई कृति या रचना थी, जो वर्तमान में भी भारत का गौरव है। तो ऐसे दृष्टिकोण में अपनी ही संपत्ति से, अपने ही राजनीतिक पद से बहादुर शाह जफर को बेदखल करना निश्चित तौर पर इसको चुनौती देना था। और वो चुनौती कहीं ना कहीं हमें 1857 की क्रांति या विद्रोह के रूप में स्पष्ट रूप से नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नाना साहब जिनका एक अन्य नाम धोधू पंथ भी है, ये भी एक पहलू, एक क्वेश्चन है कि इनका उपनाम क्या है, तो धोधू पंथ है। तो अगर हम देखें तो नाना साहब जो थे, नाना साहब जो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र अर्थात गोद लिए हुए पुत्र थे, जो बिठूर कानपुर में निर्वासित कर दिए गए थे। जब बाजीराव द्वितीय अर्थात इनके पिता की मृत्यु होती है तो नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया जाता है। क्योंकि जब इनकार कर दिया जाता है तो ऐसे दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो नाना भी क्रांति के लिए विवश हो जाते हैं, विद्रोह के लिए विवश हो जाते हैं। और इनाम कमीशन के माध्यम से अगर हम देखें तो जो जागीरें जमींदारों को प्रदान की गई थी, जो जागीरें, जो प्रॉपर्टीज जो जमींदारों को प्रदान की गई थी, जो लैंडलॉर्ड्स को दी गई थी, वो जमीनें इस आधार पर छीन ली गई कि अंग्रेजों ने स्वयं ने नहीं दी हैं, इन्हें इनाम में, गिफ्ट में, उपहार में प्राप्त हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में अनेक जमींदार, अनेक लैंडलॉयर अंग्रेजी हुकूमत के, अंग्रेजी शासन के, अंग्रेजी व्यवस्था के विरुद्ध खड़े हो गए। इस तरह ये सभी
हमें पहलू, राजनीतिक पहलू नजर आते हैं जो 1857 की क्रांति के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार माने जा सकते हैं। चलिए, इसके अलावा राजनीतिक पहलुओं के साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ और भी पहलू हैं, कुछ और भी कारण हैं जो अब मैं आपको बताना चाहता हूं, और उन पहलुओं में आपके सामने धार्मिक पहलू को लाऊंगा। धार्मिक पहलू में सबसे पहले अगर हम देखें तो 1806 का 1806 का वेल्लोर विद्रोह। वेल्लोर जो है ये मद्रास क्षेत्र में स्थित है। यहाँ की मैं आपसे अगर बात करूं तो ये जो मद्रास क्षेत्र में स्थित है, इस वेल्लोर की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ के गवर्नर जनरल नहीं बल्कि गवर्नर की बात कर रहा हूं, क्योंकि 3 कविस्तरीय क्षेत्र थे, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, पहले वो मुंबई नहीं था, मुंबई ही था। मैं आपके कहीं ना कहीं इस डाउट को भी क्लियर कर दूं। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर विलियम बेंटिक नाम का एक गवर्नर था, और इसने धार्मिक प्रतीक चिन्ह धारण करने पर, सिंबॉलिक स्वरूप जो हम माने, चाहे हम कुंडल पहने, चाहे अगर वो हम क्या करें कि यहाँ पर तिलक लगाएं, या फिर हम कोई धार्मिक पगड़ी या अन्य जो भी हम प्रतीक चिन्ह धारण करें, वो सैनिकों को धारण करने पर रोक लगा दी। इससे 1806 में यहाँ के सैनिक शासन व्यवस्था अर्थात ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध खड़े हो गए। ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध क्या हो गए थे? ये खड़े हो गए थे। ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध क्या हो गए थे? खड़े हो चुके थे। जब ये खड़े हो चुके थे तो क्या हुआ कि ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक कारण ये बन गया। और आगे की अगर मैं आपसे बात करूं तो आगे भी ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इसमें रहेगी, जिम्मेदारी इसमें मानी जाएगी। आगे अगर देखें 1857 में भी ये पहलू कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उत्तरदायी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो 1823 और 24 में एक आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया अर्थात ये है कि अंग्रेजों और बर्मा के बीच में एक युद्ध लड़ा गया। इसे आंग्ल बर्मा युद्ध कहा गया। आंग्ल बर्मा युद्ध में क्या हुआ कि भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाने के लिए विवश किया गया, और चूंकि उस समय एक धारणा थी, एक रूढ़ी थी कि भारतीय लोग समुद्र पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनके समाज, इनकी सोसाइटी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, और खुद के ही लोग उन सैनिकों को अपने ही घरों से, अपने ही समाज से बेदखल करने लगे जो समुद्र पार बर्मा युद्ध लड़ने के लिए जा रहे थे। तब ऐसी स्थिति में इन भारतीय सैनिकों ने समुद्र पार जाने से इनकार किया, और अंततः बैरकपुर नामक स्थान पर एक विद्रोह हुआ। 2 बैरकपुर विद्रोह होंगे, एक और कालांतर में आपको बताऊंगा। तो ये बैरकपुर विद्रोह हुआ, ये भी एक धार्मिक कारण बना कि भारतीय भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, भारतीय सैनिकों को ठेस पहुंचाई जा रही है, उन्हें कहीं ना कहीं विवश किया जा रहा है ऐसे कार्य के लिए। अगला अगर मैं आपको बताऊं तो 1813 और 1833 2 चार्टर एक्ट देखे गए, और पहले चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो ईसाई मिशनरियां थी, इन ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश दिया गया, एंट्री दी गई, ये प्रवेश दिया गया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इन मिशनरियों को 1833 में स्थायी रूप से निवास की स्वतंत्रता दी गई। स्थायी निवास की स्वतंत्रता दी गई, इतना अंतर याद रखिएगा। 1813 के चार्टर एक्ट में इन्हें प्रवेश दिया गया, 1833 में इन्हें स्थायी लिविंग की, स्थायी रहने की भारत में अनुमति दी गई। ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, और ये क्या चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय युवकों को प्रलोभन और अन्य माध्यमों से ईसाई बनाया जाए। लेकिन जब भारतीय पुरातन वर्ग, रूढ़िवादी जो वर्ग था, या हम पूर्वज वर्ग जो हम बोले, जब वो अपने बच्चों को, अपने युवाओं को ईसाई बनने से रोकने का प्रयास करने लगे, तो उन्होंने एक कानून बनाया, जो भारतीयों ने पहले एक घोषणा की थी, उसके विरुद्ध में कानून बनाया अंग्रेजों ने। तो इन्होंने कानून बनाया, भारतीय बुजुर्गों ने, वो एक कानून ना कहें पर एक कह सकते हैं कि एक बंदिश बनाई, एक प्रतिबंध लगाया। और प्रतिबंध ये था कि कोई भी हिंदू युवा, खास तौर पर अगर वो क्या करता है, अगर वो ईसाई धर्म धारण करता है, तो उसे अपनी संपत्ति से, पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा।
तब इसके विरोध में अंग्रेजी शासन ने 1850 में लैक्स लॉकी कानून, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, इसे बोलते हैं लैक्स लॉकी कानून, लैक्स लॉकी, लैक्स लॉकी कानून बनाया। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि कोई भी हिंदू अगर ईसाई धर्म धारण करता है तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा। अब निश्चित तौर पर अगर ये बात सामने रखी गई तो ये बात अब कहीं ना कहीं भारतीयों को धार्मिक रूप से हट कर रही थी कि अगर हम अपने युवा, अपने बच्चों को अगर किसी धर्म संस्कृति से अगर कहा जा सकता है कि अपनी स्वयं की धर्म संस्कृति से कहीं ना कहीं जोड़ना चाहते हैं, उससे उन्हें कहीं ना कहीं क्या है तोड़ने से रोकना चाहते हैं, तब अंग्रेजों ने नियम बनाया। तो ये भारतीयों की मन में, जहन में घर कर गया, जिसका एक विप्लव स्वरूप हमें 1857 क्रांति में प्राप्त हुआ। ये एक धार्मिक कारण था। इसके आगे अगर मैं देखूं तो कुछ सामाजिक कारण भी सामने आते हैं, कुछ सामाजिक स्वरूप भी सामने आते हैं। तो सामाजिक कारणों पर हम चलते हैं, क्योंकि हमने अब धार्मिक कारण देख लिए हैं। सामाजिक कारणों में अगर हम देखें तो चलिए सामाजिक कारण में अगर हम चले तो सामाजिक कारणों के अंतर्गत अगर हम पाए तो सबसे पहले सती प्रथा निषेध कानून। का ये क्वेश्चन अनेकों बार अनेक एग्जामों में देखा गया है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये धारा 17 के अंतर्गत बनाया गया था, जो उस समय कानून की उनकी धारा थी, और ये देखा जाए तो विलियम बेंटिक ने इस पर कार्य किया और राजा राम मोहन राय के प्रयास से इसे बनाया गया। सती प्रथा जो है, सती प्रथा का पहला उदाहरण हमें अगर देखने को मिलता है तो एरण अभिलेख से मिलता है। एरण अभिलेख जो है ये सागर क्षेत्र में स्थित है, जहां गुप्तकालीन स्वरूप में एक गोपराज नाम का जो सामंत होता है, उसकी पत्नी उसके समाप्त होने पर अग्नि स्नान करती है। वही सबसे पहले अगर हम देखें सती प्रथा का उदाहरण है। वहां से ये प्रथा को प्रथा का रूप ले लेती है और अंततः राजा राम मोहन राय इसके विरोध में कानून बनाते हैं। लेकिन इन सामाजिक मामलों में अंग्रेजी शासन का हस्तक्षेप ये भारतीयों को पसंद नहीं, इसलिए इस कानून का विरोध हुआ। और कुछ रूढ़िवादी इसके लिए तैयार भी नहीं थे, जिनमें राधाकांत देव जैसे व्यक्ति सामने आते हैं। तो राधाकांत देव जैसे व्यक्ति भी सामने आते हैं। दूसरी तरफ सती प्रथा निषेध कानून बनना, और भी भारतीय मामलों में इन्होंने अंग्रेज में हस्तक्षेप किया, जैसे 1843-44 का नरवली कानून, नरवली निषेध बोल सकते हैं हम इसको। और एक जनजाति में था जिसका नाम था खोंड, खोंड नामक एक जनजाति थी, खोंड जनजाति। और स्पष्ट कर दूं आपको अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है, अब ठीक है, ओके। चलिए, तो खोंड जनजाति जो है यहाँ पर इसे देखा गया, और खोंड जनजाति में क्या था कि मनुष्य की, नर की बलि दी जाती, जो कि एक अमानवीय कार्य था। लेकिन फिर भी भारतीय मामलों में हस्तक्षेप अंग्रेजी शासन द्वारा ये भारतीयों को पसंद नहीं था, और इस जनजाति ने भरसक विरोध किया, जो 1857 के लिए भी अगर हम देखें तो ये कारण जिम्मेदार माना जा सकता है। वहीं अगर हम देखें 1856 का विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है। और ये जो अधिनियम है इसकी अगर हम बात करें तो विडो रीमैरिज एक्ट है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया, क्योंकि उस समय विधवाओं की बड़ी बुरी स्थिति थी। लेकिन भारतीय स्वरूप में, अगर भारतीय सामाजिक पहलुओं में अगर इस तरह से अंग्रेज हस्तक्षेप कर रहे थे तो निश्चित तौर पर इसका विरोध, इसका प्रतिकार तो भारतीयों द्वारा उनको प्राप्त होता। ये क्वेश्चन अभी फिलहाल की कुछ पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है कि ये कानून कब पारित हुआ, तो 1856 की बात है। ये लाया किसके पास गया था, लाया किसके समय गया था, तो ये डलहौजी के समय लाया गया था। पारित किसके समय हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। तो चलिए, ये तो सामाजिक इश्यूज थे और सामाजिक कारण थे। और भी अगर हम कारण देखें तो जैसे हमारे पास आता है धार्मिक के बाद, सामाजिक के बाद
अगला हमारे पास जो इशू आता है, वो जो इशू है वो है आर्थिक कारण। कौन सा कारण है? आर्थिक कारण। चलिए आर्थिक कारण पर चलते हैं और आर्थिक कारण की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक कारण पर अगर हम चलें तो हमारे सामने एक समस्या है कि भारत का इतना शोषण कि अगर देखा जाए तो बार बार भारत का इतना शोषण किया जा रहा है, हर एक पहलुओं से उसका शोषण किया जा रहा है, हर एक दृष्टिकोण से उसका शोषण किया जा रहा है। जैसे कि हमने देखा कि भाई यहाँ पर हस्तशिल्प उद्योग जो है ये भारत का पूर्णतः नष्ट किया जा रहा था। हस्तशिल्प उद्योग को नष्ट किया जा रहा था, इसको हैंडक्राफ्ट को नष्ट किया जा रहा था। जैसे कि हमारे यहाँ अगर हम देखें तो रेशम जो है, रेशम बहुत अच्छा बनाया जाता था, और रेशम जो हमारे यहाँ बनाया जाता था, और रेशम जो था, रेशम की अगर हम बात करें तो रेशम एक समय अगर हम देखें तो जो बुनकर लोग थे, बुनकर हमारे यहाँ पर क्या करते थे, बहुत अच्छा रेशम बनाते थे। और जब हम रेशम बनाते थे तो क्या होता था कि कहते हैं कि एक समय जब कनिष्क का समय था, तो कनिष्क के समय कहते हैं कि हमारे एक रेशम की साड़ी को माचिस की डिब्बी में रखा जा सकता। चलिए अब इन हैंड क्राफ्ट करने वाले लोगों के ऐसी स्थिति कर दी गई कि इनसे बेगारी कराई जा रही थी, ये अपने परिवार को तक पालने में सक्षम नहीं थे। इन्होंने अपने अपने अंगूठे काट लिए, अंगूठे काट लिए और एक कृषि की ओर बढ़े। और कृषि की अगर हम बात करें तो कृषि की स्थिति क्या थी कि कृषि पर भी लगान जब बढ़ाया गया तो कहते हैं एक बार एक कलेक्टर से एक बात कहा गया कि भाई ब्रिटिश कंपनी ने, ब्रिटिश शासन ने कहा कि उस समय कहा कि भाई हमको टैक्स चाहिए, तो कलेक्टर बोलता है कि सूखी घास के अलावा कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा सूखी घास बेचकर ही हमको पैसा चाहिए। कहते हैं लोगों ने जानवरों को मार कर खाया, इतना बुरा भारतीय हाल था, कृषि से लगान वसूला जा रहा था और यहाँ अकाल की स्थितियां थी। तो ऐसी परिस्थितियों में सब कुछ हो रहा था। चलिए तो निश्चित सी बात थी, ये आर्थिक जब इतना बुरी तरह से शोषण होगा, आगे हम देखेंगे दादा भाई नौरोजी अपने धन निष्कासन सिद्धांत में ये प्रस्तुत करेंगे कि भारत से ढेर सारा धन ले जाया जा रहा था, भारत से धन जो है विदेशों की ओर ले जाया जा रहा था। चलिए ये आर्थिक कारण थे। बाकी अगर देखा जाए तो सैनिक कारण में क्या था कि भारतीयों के साथ क्या है दुर्व्यवहार, भारतीय सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार ना होना। जैसे भारतीयों को कहते हैं कि काली चमड़ी वाला बुलाया जाने वाला, या इन्हें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इन्हें वेतन अच्छा ना मिलना, इन्हें अगर देखा जाए तो वस्त्रों को अच्छा ना मिलना, इनके भत्ते अच्छे ना मिलना, ये सारी चीज़ें ऐसी थी कि भाई वेतन भत्ते, इनको वेतन प्राप्त ना होना, सारी चीज़ें प्राप्त ना होना इनकी अर्थव्यवस्था को क्या कर रहा था, कमजोर। साथ ही साथ क्या था कि इनके अंदर हीन भावना उत्पन्न कर रहा था। वही कारण था कि ये सैनिक विप्लव के लिए तैयार हो, यही कारण था। तो हमने देखा कि जैसे राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, वैसे एक सैनिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार है। आगे अगर मैं आपसे कहूं तो एक था तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण की अगर मैं आपसे बात करूं तो तात्कालिक कारण में क्या था, जो हम पाते हैं कि तात्कालिक कारण में हमें पाते हैं कि भाई यहाँ पर हमको समझ में आता है कि यहाँ पर क्या था, चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस की अगर हम बात करें तो भारत में एक इस समय अंग्रेजी शासन द्वारा जो प्रयोग की जा रही थी वो थी एक राइफल जो थी वो थी ब्राउन वेस। और ब्राउन वेस राइफल के स्थान पर एक नई राइफल आई जिसका नाम था इनफील्ड नाम की एक नई राइफल थी। जो यहाँ पर देखा जाए इनफील्ड नाम की राइफल जो थी, यहाँ पर अगर देखी जाए तो क्या है कि इस राइफल में अगर हमने देखा तो इस राइफल में हम देखें तो पहले ब्राउन वेस जो था, ये राइफल जो चली जा रही थी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब से ये इनफील्ड नाम की राइफल आई थी इसमें कहते हैं कारतूस का प्रयोग होता था जिसमें कैप लगा हुआ था। ये कैप जो कहते हैं कि चमड़े का कैप था। अब उस चमड़े के कैप को कहते हैं मुंह से छीलना पड़ता था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी होने का अंदेशा लगाया गया, अनुमान लगाया गया। और इसी समय क्या हुआ कि ये घटना जब आग की तरह फैली तो बैरकपुर छावनी जब ये पहुंचती है तो बैरकपुर में मंगल पांडे, मंगल 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 हो, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को अपने दो अधिकारियों बाघ और ह्यूसन की हत्या कर दी। बाघ और ह्यूसन को गोली मार दी, हत्या ना कहूं तो गोली मार दी, बाघ और ह्यूसन को गोली मार दी।
जब इसे मंगल पांडे को संतुष्टि नहीं हुई, तब अगर देखा जाए तो इन्होंने गोली मार दी। और अंततः अगर देखा जाए तो बाबर और ह्यूसन ने जब इनको गोली मारी गई तो मंगल पांडे को भी फांसी दी गई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। इस तरह एक क्रांति का एक ऐसा तात्कालिक स्वरूप जन्म ले गया जो अब क्रांति का एक बड़ा विप्लव सामने लाएगा। लेकिन अभी भी एक प्रयास और किया गया, और वो प्रयास ये था कि यहाँ पर ये हुआ कि अभी तक नाना साहब और अप्पा साहब दोनों ने प्रयास किया। नाना साहब कानपुर में थे, इन्हें अपनी पेंशन वापस चाहिए थी, तो नाना ने किसको भेजा? नाना साहब ने अजीमुल्ला खान, और अप्पा साहब जो सतारा के राजा थे, इन्होंने भेजा रणौजी बापू को। कहाँ भेजा? ब्रिटेन। किस लिए भेजा? एक अपनी पेमेंट बढ़ाना चाहते थे, तो एक कहीं ना कहीं क्या था, अपने राज्य को प्राप्त करना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने भेजा। और जब इन्होंने भेजा ताकि इन्हें सफलता प्राप्त हो, ताकि इन्हें राज्य प्राप्त हो, इन्हें पेंशन प्राप्त हो, लेकिन सफल नहीं हो सके, तब अंततः क्रांति की योजना तैयार की गई। और नाना साहब और अजीमुल्ला खान इस क्रांति के मुख्य योजनाकार थे। इसके मुख्य योजनाकार थे, और मुख्य योजनाकार थे तो अंततः इसकी डेट निर्धारित की गई 31 मई 1857, और इसके लिए 2 प्रतीक चिन्ह बनाए गए, रोटी और कमल। रोटी एक गांव से चौकीदार से दूसरे गांव के चौकीदार को देनी थी। अगर वो गांव का चौकीदार ले लेता है वो रोटी, अर्थात पूरा गांव उस क्रांति में शामिल होगा। और कमल एक सेना की टुकड़ी से दूसरी सेना की टुकड़ी को देना था। अगर वो भी उसे स्वीकार कर लेती है तो वो सेना की टुकड़ी भी उसमें शामिल होगी। चलिए, डेट निर्धारित की गई, लेकिन ये समय से पूर्व ही संपन्न हो गई, अर्थात प्रारंभ हो गई। संपन्न न कहूं, पर प्रारंभ हो गई। चलिए, तो ये प्रारंभ हुई 10 मई से। 10 मई 1857 विद्रोही सैनिक जिन्होंने विद्रोह किया, वो विद्रोह शुरू हुआ था मेरठ की छावनी से। मतलब क्रांति की शुरुआत हुई है मेरठ की छावनी। बैरकपुर से क्रांति शुरू नहीं हुई है, बैरकपुर से तात्कालिकरण के रूप में देखा गया, लेकिन क्रांति शुरू हुई है मेरठ की छावनी। यहाँ सैनिकों ने अपने लोगों को छुड़वाया, अधिकारियों की हत्या की और दिल्ली की ओर बढ़े। और इन्होंने सबसे पहले साइमन फ्रेजर नाम के अंग्रेज को रास्ते में मारा, और ये बढ़ गए लाल किले की ओर, क्योंकि लाल किले में शस्त्रागार था, शस्त्रागार इनको प्राप्त करना। वहां पर देखा जाए तो विलोबी, डगलस, रिप्ले, कर्नल रिप्ले, ये सभी लोग वहां पर शस्त्रागार की रक्षा कर रहे थे। इनकी हत्या की गई, लेकिन मरते मरते इन लोगों ने शस्त्रागार में आग लगा दी। और जब शस्त्रागार में आग लगाई गई तो भारतीय सैनिकों के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं आ सके। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होना था? ऐसी परिस्थितियां विकराल थी कि ऐसी परिस्थितियों में क्या हो सकता था? भारतीयों के पास संसाधन नहीं थे। तब भारतीय एक लीडर के पास पहुंचे, शायद उसे लीडरशिप कराना चाहते थे, या एक मान्य व्यक्ति था इसलिए, और वो पहुंचे बहादुर शाह जफर के पास। जफर को इन्होंने, अंतिम जो मुगल सम्राट था, उसे प्रेरित किया कि वो इस क्रांति की लीडरशिप करे, लेकिन जफर इसके लिए तैयार नहीं था। जफर अपनी पत्नी जीनत महल से सलाह मशवरा करते हुए ये संदेश अंग्रेजों तक पहुंचाते हैं कि हमें क्रांति या विद्रोही जो है, क्रांतिकारी विद्रोही हमको बरगला रहे हैं, लेकिन अंततः वो क्रांति के लिए तैयार होते हैं। और यहाँ से क्रांति का संघर्ष या क्रांति का शुरुआती दौर हमें सामने आता है, या क्रांति की संघर्षकारी स्थितियां सामने आती हैं, विद्रोह की संघर्षकारी स्थितियां सामने आती हैं। तो अब हम केंद्रों की ओर बढ़ेंगे कि आखिर कौन से केंद्र रहे और वहां पर क्या हुआ। तो सबसे पहले हम चलते हैं दिल्ली। दिल्ली में था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट था, जफर के नाम से कविताएं करता था। जो मैंने बताई आपको कि जफर के नाम से कविताएं करता था। ये कहता है कि ना किसी के आंखों का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, मैं बुझता हुआ वो दिया हूं जो बड़ा बेकरार। चलिए, ये जफर नाम से कविताएं करता था, इसलिए मैंने आपको इनकी कविता सुनाई। आगे चलते हैं। इनका सेनापति कौन था? तो सेनापति था बख्त खां। बख्त खां
इनका सेनापति था। आगे अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ ये जो समय है, समय लगभग सितंबर का रहा है, सितंबर 1857। अच्छा, अंग्रेज अधिकारी जो रहा है, या अंग्रेज अधिकारी जो रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया, वो लोग थे निकलसन और हडसन। तो मैंने कहा कि बहादुर शाह जफर के सेनापति बख्त खां ने जबरदस्त संघर्ष किया, लेकिन संघर्षों के पश्चात भी क्या हुआ, अंततः बख्त खां को पराजित होना पड़ा। हालांकि इस युद्ध में निकलसन मारा गया और बख्त खां यहाँ से पलायन कर गया। ऐसी परिस्थिति में बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे में शरण लेनी पड़ी और हडसन पागलपन का स्तर पार कर गया। इसने बहादुर शाह जफर के दो पुत्रों मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और एक पौत्र जो था, जो पोता जो था, वो था मिर्जा, या हम कहें कि मिर्जा अबू बकर लिख सकते हैं, मिर्जा अबू बकर। इन तीनों को नंगे पैर दौड़ाया सड़कों पर और इनकी गर्दनें काट कर बहादुर शाह जफर को भेंट कर दी। जफर टूट गया, जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया और दिल्ली अर्थात भारत का हृदय अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। बहादुर शाह जफर को अपनी पत्नी के साथ रंगून निर्वासित कर दिया। बहादुर शाह जफर के दरबार में प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब रहा करता था। और जफर की जब मृत्यु होती है, जफर की जब हम बात करें, पहले से जब रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जफर कहता है कि दमदमे में दम नहीं अब खैर मनाओ जानकी, दमदमे में दम नहीं अब खैर मनाओ जानकी, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीरें हिंदुस्तान की। और जब इसकी मृत्यु होती है तो गालिब इसके लिए कुछ शब्द कहता है कि गालिबे जफरे जहाँ, गालिबे जफरे जहाँ, तुझे 2 गज जमी दफनाने को नसीब हुई वतन में तेरे। कि ये जफर, तो इतना बड़ा सुल्तान था लेकिन तुझे 2 गज जमी भी ना मिली अपने वतन में दफनाने को। रंगून में वहीं इसको दफनाया गया। हमारे प्रधानमंत्री जी भी अभी इनके कब्र पर कुछ समय पहले पहुंचे थे। ये भी एक जीएस का क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए, ये दिल्ली इनके कब्जे में आ चुका था। और भी अगर हम देखें तो अनेक जो केंद्र हैं, अनेक केंद्रों में अगर हम देखें तो कुछ स्थितियां विद्रोहात्मक देखी गई। जैसे कि हमने कहा, अब हम दिल्ली की जगह पर दिल्ली से चलते हैं और हम पहुंचते हैं कानपुर पे। कानपुर में जो थे वो थे नाना साहब और इनका सहयोग कर रहे थे तात्या टोपे। इनके सहयोगी थे तात्या टोपे। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग भी कहा जाता है। ये तात्या टोपे थे। समय अगर मैं बात करूं तो लगभग दिसंबर 1857। अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर जो था वो कैंपबेल था, कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल था। अब क्या हुआ, यहाँ पर कहते हैं घटना भी हुई सती चौरा की, जहाँ बहुत सारे या अनेक अंग्रेजों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया, लेकिन नाना उसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। नाना ने जाकर कई लोगों की जान बचाई। तो चलिए, अब नाना साहब यहाँ पराजित हुए और नाना पराजित हुए तो नाना नेपाल की ओर पलायन कर गए और तात्या टोपे इस समय झांसी आ चुके थे। तो इस समय हम देखें कानपुर का भी पतन हो गया। कानपुर के बाद मैं आपको अगला केंद्र बताऊंगा। इस केंद्र का नाम है लखनऊ। लखनऊ की तरफ मैं जाना चाहता हूँ। लखनऊ पर मैं चलूंगा। लखनऊ में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो नेता हैं वो बिरनवीस कादिर हैं, लेकिन उनका संरक्षण कर रही हैं उनकी माँ। जो माँ संरक्षण कर रही है उनका नाम है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो है वो इनका संरक्षण कर रही हैं। और इस समय अगर मैं आपको बताऊं तो ये लगभग मार्च 1857 की बात है और अंग्रेज अधिकारी कॉलिन कैंपबेल ही है। तो चलिए, ये मैंने कहा ये लोग भी पराजित हुए और ये कहीं ना कहीं क्या है कि अपने पुत्र के साथ ये भी नेपाल ही पलायन कर गए। इस तरह अगर हम देखें तो कानपुर और लखनऊ का पतन हो गया। अगला जो मेरा केंद्र है वो मैं अगले केंद्र की ओर ले जाना चाहता हूँ। अगला केंद्र थोड़ा सा दिलचस्प है। केंद्र दिलचस्प ना हो लेकिन यहाँ का व्यक्ति जरूर दिलचस्प है।
तो व्यक्ति कौन है? सबसे पहले केंद्र पर चलता हूं और वो है जगदीशपुर बिहार। जगदीशपुर बिहार की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो है, यहाँ का जो नेता था वो थे बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह। और अगर हम देखें यहाँ पर ये समय की अगर हम बात करें तो लगभग मई 1858। इससे पहले मैंने शायद आपको जो है 58-57 लिखाया था, वो जो 58 ही दृष्टिकोण पे जो रहेगा कानपुर में रहेगा, उसमें अपना जो रहेगा लखनऊ में रहेगा। कानपुर तो ठीक है, कानपुर तो अपना 57 ही है। लखनऊ में जो मेरा मार्च 1800, अगर मैंने गलती से 57 बताया तो 58 ही है। चलिए, तो आगे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर कहानी क्या है कि यहाँ पर हम देखें बाबू कुंवर सिंह, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी जो है, अंग्रेज अधिकारी जो है वो है विलियम मेजर टेलर। विलियम मेजर टेलर। बाबू कुंवर सिंह 80 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति था। इसे कहते हैं शेरे बिहार, बिहार का शेर। 80 वर्ष में इसने युद्ध किया, डेल्स और स्टे को पराजित किया। जब बाएं बाजू में गोली लगी तो बायां बाजू इसने गंगा में काट कर फेंक दिया। युद्ध करते हुए शहादत को ये प्राप्त हुए। इनके पश्चात इनके भाई अजीत सिंह ने विद्रोह को संभाला और अंततः ये भी अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया। अंततः मैं आपसे कहूँगा जो केंद्र बचता है वो झांसी है, और झांसी को सभी लोगों ने सुना है। झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है, ये जो नेता हैं रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई में अगर मैं कहूँ तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन्हें मनुकर्णिका के नाम से भी जाना गया। इनके पिता जो थे वो मोरोपंत थे, इनके पति जो थे वो गंगाधर राव थे, और इनके पुत्र जो गोद लिए हुए थे, दत्तक पुत्र थे, वो थे दामोदर राव। इनकी सहयोग में इनके गुरु ने तात्या टोपे, इनकी सहेलियां या सहेली जो थी वो झलकारी बाई, समय जून 1858, और अंग्रेज अधिकारी जो था ह्यूरोस। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों को हमने सुनी कहानी। तो रानी ने झांसी में संघर्ष किया। रानियों ने जो है अपने पुत्र को पीठ पर बांधते हुए यहाँ से भीषण संघर्ष करते हुए, एक कहा जा सकता है एक देवत्व स्वरूप में संघर्ष करते हुए ये ग्वालियर की ओर पहुंची, जहां गद्दार सिंधिया को उन्होंने खदेड़ दिया। लेकिन हीरोज इनके पीछे पीछे था। अब इनका घोड़ा जो पवन के नाम से जाना जाता था वो नहीं था, एक नवीन घोड़ा था जो नाले को पार नहीं कर सका। रानी भी पूरी तरह घायल हो चुकी थी। इन्होंने स्वयं को समाप्त कर वीरगति प्राप्त की, और इनकी देह को भी अंग्रेजों के हाथ में नहीं लगने दिया गया। इन्होंने वीरगति प्राप्त की। हीरोज ने कहा एक अकेला मर्द था जिस क्रांति का सोया पड़ा है। इसके पश्चात अगर हम देखें तो तात्या टोपे संघर्ष करते रहे, गोरल्ला युद्ध पद्धति से वो संघर्ष करते रहे। लेकिन अंततः क्या हुआ कि उन्हें मानसिंह नामक एक गद्दार ने पकड़वा दिया, जो एक जमींदार था। गोरिल्ला में वो अचानक अटैक कर अंग्रेजों को कहीं ना कहीं भारतीय ताकत का एहसास करा रहे थे, और अंततः 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में इनको फांसी दे दी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई। चलिए, अंततः क्रांति का अंतिम दीपक बुझ गया। और अगर हम देखें इसके पश्चात अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया। रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र अगर हम देखें तो ये क्या था, इसके माध्यम से घोषित किया गया कि अब कंपनी का शासन समाप्त होता है और क्राउन का, ब्रिटिश क्राउन का
ब्रिटिश क्राउन का शासन प्रारंभ होता है, मतलब ब्रिटिश मुकुट, राज मुकुट का शासन प्रारंभ होगा। दूसरी तरफ अब देशी रियासतों के मामले में हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। तीसरी बात अगर हम देखें तो भारतीय सामाजिक मामलों में अभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, धार्मिक मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और एक पील कमीशन बनाया गया जिसके माध्यम से यूरोपीय सैनिक संख्या बढ़ा दी गई और भारतीयों की सैनिक संख्या कम कर दी गई। अब इस तरह आपका ये पहलू समाप्त होता है। लेकिन मैं 2-4 आपको और फैक्ट बता देता हूँ, 1-2 फैक्ट और बता देता हूँ कि कौन से स्थानों पर कौन से लोग क्रांतिकारी रहे। ये मेरा यहाँ पर 1857 क्रांति के कुछ पहलू खत्म होते हैं, लेकिन कुछ वन लाइन फैक्ट जैसे याद रखिएगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व संभाला। वहीं असम में मनीराम दत्त थे। वहीं उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। फैजाबाद में अहमद उल्ला, मौलवी अहमद उल्ला, इन्होंने जिहाद का नारा लगाया था, धर्म युद्ध का नारा लगाया था। चलिए ये कुछ फैक्ट थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो पालमस्टन थे। क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर कहलाया। और अगर देखा जाए तो अगर हम देखें तो और पहलुओं में हम ये देखते हैं कि जैसे इस क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ से हुई, तो नीमच से इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में मानी गई। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जून 1857 में मध्य प्रदेश में ये प्रारंभ होती है और इंदौर के महू क्षेत्र से शहादत खां से संभालते हैं। इनकी समाधि भी इंदौर में PSC आयोग के सामने स्थित है। तो यहाँ पर मेरे इतिहास का ये 1857 का चैप्टर क्लोज होता है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई समस्या आती है तो उनका भी मैं एक डाउट सेशन रखूँगा, आपकी समस्याओं का मैं निराकरण करूँगा। जय हिंद, जय भारत।